सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। दोस्तों, हमने एक मिशन शुरू किया है, रीड इंग्लिश मिशन 30 आउट ऑफ 30। इंग्लिश में भी 30 में से 30 आ सकते हैं, ऐसा हम आप लोगों को विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्षमताएं आप लोगों में हैं, बस आप मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। इसके लिए आपको संकल्प, संघर्ष और सफलता का फॉर्मूला अपनाना है और आप आगे बढ़ते चलेंगे। आज के इस सेशन में हम 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर टेस्ट एंड प्रैक्टिस, जो साप्ताहिक हम आपका प्री रीड इंग्लिश का आयोजन करते हैं, उस प्री रीड से पहले की प्रैक्टिस है, ताकि आपकी प्री रीड में बहुत अच्छी रैंक आ सके। इस टेस्ट के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि आपके कौन से टॉपिक अभी भी कमजोर हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आपको और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ये हमारा इसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे जो कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए होंगे। एक बात और, अभी भी यदि आप लोगों ने किसी ने प्री रीड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो वो इस नंबर पे, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे एक व्हाट्सएप मैसेज कर दे जिसमें अपना नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें, तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप लोग भी ये बात बाकी सब लोगों तक साझा करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने लेने का प्रयास किया है। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये आप लोगों को बताना है। द रिवर ग्लाइड एट हिज ओवन स्वीट विल, ऑन स्वीट विल। सिमिली है क्या इसमें? नहीं, इसमें सिमिली नहीं है। आप आंसर कीजिएगा इसका, आप इसका आंसर कीजिएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में। सिमिली नहीं है इसमें किसी भी हाल में। सिमिली आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि लाइक और एज का प्रयोग किया जाएगा, वो सिमिली होगी, इसमें सिमिली नहीं है। अलिट्रेशन भी आप आराम से समझ जाएंगे। अलिट्रेशन क्या होता है, आप सब जानते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन होता है, इसमें ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, देखिए आपको एग्जाम में जो गलती होती है, जो मैंने महसूस किया है, वो या तो मेटाफर में होती है और या फिर किस में होती है, पर्सोनिफिकेशन में होती है। तो हमने कोशिश की है कि इस टेस्ट में इन दो फिगर्स ऑफ स्पीच को ठीक ढंग से मैं आप लोगों को समझा दूं। रिवर ग्लाइड, रिवर चल रही है, जा रही है। एट हिज ओन स्वीट विल, हिज, ये जो हिज वर्ड है, ये किसके लिए आता है? पर्सन के लिए आता है। किसके लिए आता है? पर्सन के लिए। विल, इच्छा किसकी होती है? इंसानों की होती है। ठीक है, तो नदी जा रही है अपनी मर्जी से। ठीक है, तो ये किसका यूज हुआ? अभी ये पर्सोनिफिकेशन का यूज हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया। पर्सोनिफिकेशन में दो तीन चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो या तो कोई भी नॉन लिविंग थिंग होगी, कोई भी नॉन लिविंग थिंग होगी, निर्जीव चीज होगी, कोई क्वालिटी होगी, QUALITY, कोई क्वालिटी होगी। ठीक है, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होंगे, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होंगे। ठीक है, इनको, ये जो निर्जीव हैं, इनको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे ये सजीव हो, जैसे ये मानव हो, यानी इनको ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती हैं। ठीक है, जिस प्रकार से चलना है, हंसना है, बोलना है, मुस्कुराना है, ये सारी की सारी क्या है? ह्यूमन क्वालिटीज हैं। तो ये सब चीजें, जिस तरीके से नदी चल रही है, ठीक है, ये बहना अलग बात है, चलना अलग बात है, मुस्कुरा रही है। ठीक है, नदी बात करती हुई आगे बढ़ रही है, नदी गाती हुई आगे बढ़ रही है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे? ये पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। सीधा सीधा क्या पकड़ना आपको? सीधा सीधा इसमें आपको सब्जेक्ट पकड़ना है। ठीक है, और फिर वो वर्ब पकड़नी है। ठीक है, यदि सब्जेक्ट जो है वो नॉन लिविंग है, जिस तरीके से ये है कि द रिवर, RIVR, मानो ये सेंटेंस, बहुत ध्यान से समझना बेटा। द रिवर इज सिंगिंग, SINGING। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। द रिवर इज सिंगिंग, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? रिवर है, और वर्ब क्या है? सिंगिंग का है। तो रिवर निश्चित रूप से नॉन लिविंग है, और सिंगिंग जो क्वालिटी है ये किसकी है? लिविंग बींग्स की है। तो ये जो एग्जाम्पल हो गया, ये किसका एग्जाम्पल हो गया?
ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। आप इस प्रकार से इसको समझ लेंगे। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लाइफ इज अ टेल, जिंदगी एक टेल है, कहानी है। टोल्ड बाय एन इडियट, ये विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ है, वहां से ली हुई लाइन है। लाइफ इज अ टेल, जिंदगी एक कहानी है। टोल्ड बाय एन इडियट, किसी इडियट द्वारा कही हुई। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, सिग्निफाइंग नथिंग, बहुत ताम झाम है इसमें, बहुत आपाधापी है, लेकिन इसका मतलब कुछ नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच अप्लाई हुआ है। लाइफ इज अ टेल, जिंदगी एक कहानी है। निश्चित रूप से इसमें क्या है, COMPARISON, क्या है बेटा इसमें, कंपैरिजन है। इसमें आप लोग आंसर कीजिएगा फटाफट, जिनको आता है वो आंसर कीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करता बढ़ रहा हूं आगे। कंपैरिजन है, और कंपैरिजन में या तो सिमिली होगी, क्या होगी भी, सिमिली, या फिर मेटाफर होगा। सिमिली के लिए आपको एज या लाइक की आवश्यकता है, और एज और लाइक इसमें है नहीं, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, किसका हो गया अभी ये बोलिए, मेटाफर का एग्जाम्पल हो गया। तो ये मेटाफर का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि सर जी क्या ये अलिट्रेशन का एग्जाम्पल नहीं है। देखिए बेटा, जब आप लोगों को इस प्रकार से दिया जाए तो अलिट्रेशन और एसोनेंस आपका अंतिम ऑप्शन होना चाहिए। यदि उस लाइन में कोई और फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, जिस तरीके से सिमिली नहीं है, ठीक है, मेटाफर नहीं है, पर्सोनिफिकेशन नहीं है, तब आप उसमें क्या ढूंढ सकते हैं, अलिट्रेशन ढूंढ सकते हैं। जब ये है और ऑप्शन भी ये है तो आप सिमिली बताएंगे, मेटाफर बताएंगे, क्योंकि अलिट्रेशन ऑलमोस्ट सभी लाइंस में होता है। एक आधा लेटर कोई इनको रिपीट हो ही जाता है तो अलिट्रेशन तो हो ही जाता है। तो और वैसे जब अलिट्रेशन का एग्जाम्पल देगा तो आप लोगों को साउंड बहुत अच्छे से रिपीट होती हुई मिलेगी। उस साउंड में आपको थोड़ा म्यूजिक सा लगेगा, बहुत अच्छे से रिपीट होगी, 3 4 5 वर्ड एकदम साउंड से म्यूजिक सा बनता हुआ लगेगा, तब वो किसका एग्जाम्पल होता है, अलिट्रेशन का एग्जाम्पल होता है। इसलिए बिल्कुल तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर जी देखो इसमें भी टी यहाँ है ना बेटी, और टी यहाँ है टोल्ड, ठीक है, तो हम तो मानेंगे कि किसका एग्जाम्पल है, अलिट्रेशन का है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं अलिट्रेशन का है, लेकिन आपसे पूछा गया क्या है, ये मेटाफर का एग्जाम्पल है, और मेटाफर ही इसमें प्रोमिनेंट फिगर ऑफ स्पीच है, मुख्य जो फिगर ऑफ स्पीच है। क्लियर हो गई भी, आगे चलते हैं। फिर कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर जी हमें लगता है कि ये तो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, लाइफ इज अ टेल, ठीक है, तो ये तो पहले से ही क्या है, लिविंग बीइंग है। भाई लाइफ तो पहले से लिविंग है ना, पर्सोनिफिकेशन के लिए क्या होना आवश्यक है, पर्सोनिफिकेशन के लिए यहां जो कंपैरिजन एक्सेप्ट कर रहे हैं वो नॉन लिविंग होना आवश्यक है। कैसा है, नॉन लिविंग, तो इसलिए क्या नहीं है, पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, आप फटाफट आंसर कर दीजिएगा बस। द विश इज द फादर ऑफ द थॉट, द विश इज द फादर ऑफ थॉट, इच्छा जो है वो विचारों की जननी है। फादर तो जननी नहीं कह सकते, पिता है, अपन या मदर अक्सर कहते हैं, और इंग्लैंड में वो लोग फादर ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो विश इज़ द मदर टू द थॉट, या फादर टू द थॉट एक ही बात है। द अबव लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका है, ये भी मेटाफर का एग्जाम्पल है। जब किसी भी बात को, मेटाफर क्या होता है, मेटाफर की जब आप डेफिनेशन देखेंगे तो वो होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन। कैसा होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, COMPAR, ठीक है। जो भी बात इनडायरेक्ट कही जाए वो निश्चित रूप से क्या होता है, मेटाफर होता है। किसी भी बात को घुमा फिरा के कहनी हो तो वो क्या है, मेटाफर का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। जिस तरीके से एग्जाम मेरे सिर पे आ गई है, एग्जाम मेरे सिर पे आ गई, तो क्या एग्जाम आपके सिर पे बैठ गई क्या, नहीं। आप कहना ये चाह रहे हैं कि एग्जाम इज अप्रोचिंग वेरी नियर, एग्जाम मेरे बहुत नज़दीक आ गई है, तो उसको आप मेटाफर कहेंगे, ठीक है। वो उसकी लकड़ी जो है वो शमशान में पड़ी है, कई बार अपन नहीं कहते कि इतना वृद्ध हो गया है कि उसकी लकड़ियां शमशान में पड़ी हैं, तो मतलब वो मौत के बहुत नज़दीक है, उसके पैर कब्र में लटके हुए हैं,
फिर भी ऐसी बातें करता है। तो पैर कब्र में लटके होने का मतलब क्या है? वो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि ही इज वेरी नियर टू हिज डेथ इवन आफ्टर ही इज डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स। क्लियर है? नेक्स्ट का आंसर दीजिएगा भाई। नेक्स्ट आंसर, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। आप इसको आंसर करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस, आपको अवसर एक ही बार मिलता है। अवसर आपका दरवाजा खटखटाता है। तो वर्ब देखिए इसमें क्या है, खटखटाना। दरवाजा खटखटाने का काम कौन करता है अभी बताइएगा मुझे। दरवाजा खटखटाने का काम निश्चित रूप से इंसान का काम होता है। और अपॉर्चुनिटी क्या है? ये क्या है अभी? एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट, भाववाचक संज्ञा जो होती है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है। तो समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं मैं? आप निश्चित रूप से समझ गए कि एग्जाम्पल किसका है, पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। कई बच्चों के अब दिमाग में आएगी, सर जी हमें तो लगता है कि ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। कई बच्चों को लगता है कि ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। देखिए मेटाफर का एग्जाम्पल कैसे हो सकता था ये, देखिएगा। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, NECESSITY, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है? ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। इसमें किसी प्रकार की कोई एक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप ये मान लीजिएगा कि पर्सोनिफिकेशन के लिए आपको कोई इस प्रकार की एक्शन होती है जो किसके लिए होती है? ह्यूमन बींग्स के लिए होती है। तो आप एक की तरीका निकाल सकते हैं क्या से बचने का? मेटाफर और अलिटरेसी, सॉरी, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन में कंफ्यूज से बचने का एक तरीका आप निकाल सकते हैं। आगे देखिएगा। द सोल वॉज लाइक स्टार एंड dwelt apart. Thou hadst a voice whose sound was like the sea. बताओ भाई किसका एग्जाम्पल है? फटाफट आंसर कीजिएगा किसका एग्जाम्पल है, बताइएगा। इसमें इतना समय लगना ही नहीं चाहिए, ये तो बहुत आसान सा है। जहां आपको क्या वर्ड मिल जाए? लाइक मिल जाए, लाइक मिल जाए तो किसका एग्जाम्पल होता है? सिमिली का एग्जाम्पल होता है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है? सिमिली का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। लाइक ए चाइल्ड फ्रॉम द वूम, इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो भी देख लीजिएगा। वूम होता है वूम, और इसका टूम, इसका ऐसा लिखते हैं टूम। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? टूम। एग्जाम में पूछ लेगा तो बड़ी समस्या आ जाएगी अगर आपका देखा हुआ नहीं होता। इसका वूम, इसमें बे साइलेंट होता है, इसमें बे साइलेंट होता है, बीच में ऊ की साउंड होती है। लाइक अ चाइल्ड फ्रॉम द वूम, लाइक ए घोस्ट फ्रॉम द टूम, आई अराइज एंड रिबिल्ड इट अगेन। किसका एग्जाम्पल आप सब जानते हैं कि ये सिमिली का एग्जाम्पल है। क्लियर? क्या है अब इसमें? लाइक का प्रयोग हुआ है, लाइक का यूज हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिले। नेक्स्ट देखिएगा। आई कुड नॉट सी अ रे ऑफ होप, बताओ भी किसका एग्जाम्पल है? आंसर कीजिएगा। नीचे दो ऑप्शन क्या है वो भी दिखा देता हूं। अलिट्रेशन और एसोनेंस है नीचे, अलिट्रेशन और एसोनेंस है। आशा की किरण, आशा कोई किरण छोड़ती है क्या इस प्रकार की? आशा की किरण, इसका मतलब कुछ न कुछ इनडायरेक्ट कहना चाह रहा है। ठीक है, तो रे ऑफ हॉप ये भी किसका एग्जाम्पल है? मेटाफर का एग्जाम्पल है, आशा की किरण। नेक्स्ट देखा। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द कर्फ्यू टोल्स द, बहुत शानदार लाइन है, एलर्जी की है। टॉम्स ग्रे की बहुत शानदार एलर्जी है, एलर्जी रिटर्न इन कंट्री सच, और एलर्जी रिटर्न इन कंट्री सच की लाइन है, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। जो गायें शाम को जा रही हैं, घंटी बज रही है, वो क्या है? दिन के मरने पर जो घंटी बजाई जाती है उस प्रकार की घंटी, जब पार्टिंग डे, अंत होता हुआ दिन। तो मेटाफोरिकली कह रहा है ये, तो इसका एग्जाम्पल ही किसका एग्जाम्पल अभी? ये भी मेटाफर का एग्जाम्पल है ये। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट, द थर्स्टी अर्थ शॉक्स अप द रेन एंड ड्रिंक्स एंड कैप्स फॉर द गेन, बताओ भाई किसका एग्जाम्पल है?
फटाफट आंसर कीजिएगा। द थर्स्टी अर्थ सॉक्स अप द रेन एंड ड्रिंक्स। अर्थ क्या कर रही है? ड्रिंक कर रही है। बस इतना ही समझना आपको। सब्जेक्ट क्या है, सॉक क्या है, ड्रिंक क्या है। ड्रिंक पीना, ये सब कैसी क्वालिटीज हैं? ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन आंसर हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत शानदार लाइन है, बहुत ही शानदार लाइन है। अलोन अलोन ऑल अलोन अलोन ऑन ए वाइट सी। बताओ, आंसर दीजिएगा। ये देखिएगा, ये आपकी स्क्रीन पे है। नीचे वाले ऑप्शंस को भी देख लीजिएगा। सिमिली, मेटाफर, अलिट्रेशन, एसोनेंस। इसको हम समझ लेते हैं। अलोन, ए से रिपीट, ए फिर रिपीट, ए फिर ए फिर ए फिर। इस प्रकार के जब एग्जाम्पल होते हैं ना, तब वो आपको क्या पूछना चाह रहा है? एसोनेंस पूछना चाह रहा है। एसोनेंस इसमें शुरुआत में ही नहीं, कहाँ है देखो, ओ ओ ओ। बीच में भी जब वाउल साउंड रिपीट होती है तब भी वो एसोनेंस होता है। तो इसमें ओ रिपीट हो रहा है, इसमें ओ रिपीट हो रहा है, इसमें ओ रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है? एसोनेंस के साथ। क्लियर होगी बात? फिर ये भी एसोनेंस है। ये देखिएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू, वाइट सी, ये अलिट्रेशन है। ये क्या है? अलिट्रेशन है। फिर इस अलिट्रेशन में भी क्या है? एसोनेंस है। कैसे? WIDE, देखो यहाँ वाइट, फिर क्या है? वाइट। ये क्या रिपीट हो रहा है? वाउल साउंड रिपीट हो रही है। तो ये अकेला एग्जाम्पल पर्याप्त है आप लोगों को क्या समझने के लिए? अलिट्रेशन और एसोनेंस आपको समझने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो ये 10 क्वेश्चंस हमने जानबूझ के फिगर्स ऑफ स्पीच से लिए थे, क्योंकि और इसमें भी आपने देखे होंगे कि ज़्यादातर जो एग्जाम्पल हैं वो मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन के हैं। तो अब जो आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, एक बात फिर आप लोगों से मैं कहता हूँ कि जितना आप लोग शेयर करेंगे, जितना आप लोग के मुझे मोटिवेट करेंगे, ये बात जितने लोगों तक पहुँचेगी, निश्चित रूप से मैं आप लोगों को उतना ही अच्छा देने का प्रयास करूँगा। आप लोगों ने पिछले वीडियो को बहुत शेयर किया और सब लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए, तो मुझे लगा कि देखो एक नया बच्चों के साथ कुछ करना चाहिए, और आज हम ये कर रहे हैं। तो आप जरूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। राजू हैज़ नॉट पेड द बिल, हिज टेलीफोन वॉज कट ऑफ। ये लिंकिंग डिवाइस का क्वेश्चन है। बताओ भी क्या आंसर होगा इसका? लिंकिंग डिवाइस का क्वेश्चन है, बताओ। आंसर फटाफट कीजिएगा। सिंस है इसका। सिंस का मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि, कारण बताता है सिंस। क्या बताता है? कारण बताता है सिंस। क्योंकि राजू ने अपना बिल नहीं चुकाया, उसके टेलीफोन को कट ऑफ कर दिया गया, उसके टेलीफोन को काट दिया गया। तो ये यहाँ यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा भाई, इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। सिंस ही इज इंटेलिजेंट एवरीवन एडमायर्स हिम। सिंस क्या बता रहा है? पूछा है द यूज ऑफ सिंस इन द सेंटेंस शोज, क्या दिखाता है? पर्पस नहीं, कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल नहीं। दो वर्ड हमारे पास, लॉजिकल रिजल्ट और रीजन। तो आपको बताना है कि रीजन है या रिजल्ट है। वो इंटेलिजेंट है इसलिए सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। उसका इंटेलिजेंट होना रिजल्ट है या रीजन है? बताइएगा भाई क्या है? निश्चित रूप से रीजन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, while the medicine has a few side effects and mild problems, it is nonetheless effective against the disease and immunity. आपसे पूछा है कि कितने कंजंक्शंस हैं इसमें, हाउ मेनी कंजंक्शंस आर देयर इन दिस सेंटेंस? एक कंजंक्शन। दूसरा देखिएगा कहाँ है कंजंक्शन, दो कंजंक्शन। तीसरा नेवरदलेस कंजंक्शन नहीं है। बस यही ध्यान रखना आप लोगों को, ये एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब है। इफेक्टिव नहीं है, उसके बाद में एंड। तीन हुए, तीन ही गिने हैं ना ये अपने, एक, दूसरा दो,
और एक और है इसमें 3। ठीक है, 3 ही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आंसर करते रहें। इसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। जिन लोगों को एग्जाम के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, और वो अपनी सुरक्षित भी रख लें, आगे के तैयारी के लिए भी, आगे की प्रिपरेशन के लिए भी, रिवीजन के लिए भी इसको आप सुरक्षित रख लें। यू 14 क्वेश्चन जो है, यू फेस द कॉन्सिक्वेंस इफ यू डोंट मेंट योर मैनर्स। आपको क्या मिलेंगे? परिणाम भुगतना पड़ेगा यदि आपने अपने मैनर्स को नहीं सुधारा तो। इफ यू डोंट मेंट योर मैनर्स, यदि आपने मैनर्स नहीं सुधारे तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो निश्चित रूप से क्या है ये वार्निंग है, WARNING, वार्निंग। थ्रेट है, THREAT। और वार्निंग और थ्रेट के लिए सेल और विल का प्रयोग करते हैं। यू के साथ सेल का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो सही मॉडल जो है वो कौन सा है? सेल। व्हाट कैनॉट बी क्योर्ड, जिसको इलाज नहीं किया जा सकता हो उसको सहन किया जाना चाहिए। इंडोर्ड, मस्ट बी इंडोर्ड होता है, इसमें करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई आवश्यकता नहीं है, सॉरी कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। नेसेसिटी, NECESSITY, नेसेसिटी। और नेसेसिटी के लिए कौन सा मॉडल यूज होता है? इट इज मस्ट। क्लियर है अभी? नेक्स्ट का एग्जाम्पल दीजिएगा, सॉरी आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट, HONEST, HONEST, HO। बताओ भाई, इसमें अंडरलाइन इसको किया हुआ है, कौन सी साउंड है ये? बताओ, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तब पता चलेगा कि ए की साउंड है, ए की साउंड है, ई की है या ओ की है। इसका ट्रांसक्रिप्शन में लिख के दिखा देता हूं आप लोगों को। ये ट्रांसक्रिप्शन होता है ऑनेस्ट, ये इसका सही ट्रांसक्रिप्शन है, ऑनेस्ट। अब बताओ ये कौन सी साउंड है? ये साउंड है, ये जो साउंड है ये ई की साउंड, ऑनेस्ट। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान देंगे आप इस बात को। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड साउंड इन द वर्ड फॉरगेट, FORGET। आपको ये बताना है ये कौन सी साउंड है, O कौन सी साउंड है? तो इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है फगेट, फगेट, दिस इज फगेट। फे ए होती है साउंड, कौन सी है? ए। तो ये इसका सही आंसर है, फगेट। एक्लिक्स हिल, कमजोर बिंदु, आपकी कमजोरी। एक्लिक्स हिल होती है आपकी कमजोरी। तो इसमें कमजोरी के लिए अ वीकनेस विच टर्न्स आउट टू बी अ स्ट्रेंथ, नहीं, वो स्ट्रेंथ नहीं बनती है। अ वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट, ये होता है कमजोर पक्ष। तो ये इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, सोनेट हैज, आंसर कीजिएगा फटाफट। डेफिनिट राइम, डेफिनिट मीटर, डेफिनिट थीम, है ये सारी चीज। हाँ, सोनेट में ये सब चीज डेफिनिट होती हैं। राइम आप जानते ही हैं, शेक्सपियरियन सोनेट की, पेट्राकन सोनेट की, सबकी अपनी फिक्स राइम होती है। मीटर फिक्स होती है, आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है भाई? आइएम्बिक पेंटामीटर में। डेफिनेट थीम भी होती है इसकी। ज़्यादातर जो सोनेट्स हैं वो लव थीम पे लिखी जाती हैं, तो ये भी फिक्स होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। द टोन ऑफ एन एलेजी इज, एलेजी की जो टोन होती है वो कैसी होती है? एलेजी की टोन ह्यूमरस होने का मतलब ही नहीं है। एक लेमेंटिंग सॉन्ग होता है, LAMENTING, लेमेंटिंग वर्ड होता है। MOURN, मौन, किसी के मरने पर रोने धोने के रूप में गाई जाती है। लेमेंट होता है, मौन होता है, मेलेंक्लिक वर्ड होता है, MELANCHOLIC। ये वर्ड याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, किसी की डेथ पे। तो इसका सही आंसर है मौनफुल। ठीक है, हालांकि इसमें प्रेज भी होती है, मरने वाले की प्रेज भी की जाती है, लेकिन जब आपको मौनफुल मिले तो आप यही आंसर करेंगे, प्रेज वाला नहीं करेंगे। माई फादर एट मैंगो वन डे ही फेल इल, सो मैंगोज आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। मेरे पिताजी ने एक दिन आम खाया, वो बीमार हो गए,
इसलिए आम जो है वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। कौन सी फैलेसी का यूज है, ये कौन सी फैलेसी का एग्जाम्पल आपको बताना है, बताओ भाई। ये हेस्टी जनरलाइजेशन है, बहुत कम एविडेंस पे किसी निर्णय पर पहुंच जाना, बहुत कम एविडेंस पे, बहुत कम साक्ष्यों के आधार पे जली सी चीज़ों को क्या कर लेना, एक नियम के रूप में बना लेना कि ठीक है मैं कल वहाँ गया था और मुझे एक आदमी मिला, उसने ठीक व्यवहार नहीं किया, इसलिए उस मोहल्ले में रहने वाले सभी लोगों का व्यवहार क्या नहीं है, ठीक नहीं है। ये हेस्टी जनरलाइजेशन है। बाकी भी आप सब जानते हैं फैलेसी ऑफ कंपोजिशन क्या होती है। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में जो चीज़ पार्ट्स के लिए ठीक होती है वो उस होल के लिए भी ठीक होती है। ठीक है, जिस प्रकार से आप ये कहें कि ये टॉपिक छोटा है, ये टॉपिक बिल्कुल छोटा है, इसका मतलब आपका सिलेबस भी क्या है, छोटा है, ऐसा नहीं है। तो समझ गए होंगे। फैलेसी ऑफ डिवीजन ये इसकी जस्ट ऑपोजिट है। और फॉल्स एनालॉजी, जिसमें फॉल्स एनालॉजी का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से ही कैनॉट अंडरस्टैंड इट, आप किसी को समझा रहे हो कि ही कैनॉट अंडरस्टैंड इट, ये नहीं समझेगा बिकॉज डंकीज कैनॉट डू इट, कोई गधे इसे नहीं कर सकते। यानी कहाँ से कहाँ चीज़ों को लेके आ रहा है। यू आर नॉट फ्रेंड्स इट मीन्स यू आर एनिमीज। बताओ भाई आंसर। आप फ्रेंड नहीं हैं तो इसका मतलब आप क्या हैं, एनिमीज हैं, आप दुश्मन हैं, दोस्त नहीं हैं। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल के। इसका सही आंसर है डी, फैलेसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल या अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। ठीक है, जिसमें दो एक्सट्रीम पॉइंट्स को सही माना जाता है। ठीक है, कोई कहता है कि अभी दिन नहीं है, अभी सुबह नहीं है, तो उसने कहा कि अभी शाम है, तो सुबह और शाम के बीच का भी समय होता है। आप दोस्त नहीं हैं तो क्या आप दुश्मन हैं। इस प्रकार के जो होते हैं वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल में होते हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए आपको बताना कि अंडरलाइंड वर्ड किसका एग्जाम्पल है, आगे नहीं पढ़े तो भी चल जाएगा। इन्फेरेंस का, इन्फेरेंस का मतलब तो होता है सारांश, कंक्लूजन, फैलेसी। कंजंक्शन, ये कंजंक्शन भी नहीं है, ये लिंकिंग डिवाइस है। क्या है ये, लिंकिंग डिवाइस, जोड़ती तो है, ये एडवर्ब है, सेंटेंस एडवर्ब कहते हैं इनको। तो ये लिंकिंग डिवाइस तो है लेकिन कंजंक्शन नहीं है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सी इंक्लूडिंग ऑल हर फ्रेंड्स। ये जो एग्जाम्पल है, ये जो क्वेश्चन है, ये है कॉनकोर्ड से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, इन सब से यदि जुड़ के बना हो तो वह पहले वाले के अनुसार आती। और पहले कौन है, सी, सिंगुलर है और इसमें सिंगुलर एक ही ऑप्शन है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आप आंसर करते रहें भी, आप आंसर करते रहें, जब तक मैं पढ़ता हूं तब तक आप आंसर करें और कमेंट बॉक्स में लिखते भी रहा करो। द कॉस्ट ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इंक्रीजिंग अगेन एंड अगेन। इसमें ऑप से, इसमें भी वह पहले वाले के अनुसार आती है। तो कौन है इसमें, सब्जेक्ट कॉस्ट है और कॉस्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर इज भी है और सिंगुलर हैज भी है, लेकिन आगे आईएनजी वर्ब है और आईएनजी वर्ब हैज के साथ नहीं होती है, इसलिए इसका सही आंसर इज हो जाएगा। इट इज टू स्टॉप स्प्रेडिंग कोरोना वायरस नाउ। बहुत मुश्किल हो गया है कोरोना वायरस को अभी स्टॉप करना, तो आपको बताना है ईडियम, इसमें कौन सा ईडियम रहेगा। ब्लैक हेड, इस मुहावरे का अर्थ होता है स्टूपिड पीपल, STUPID, स्टूपिड, स्टूपिड। हार्ड नट टू क्रैक, बहुत मुश्किल काम। ए कॉक एंड बुल स्टोरी, बनावटी कहानी, तो हार्ड नट टू क्रैक, बहुत मुश्किल काम, वेरी हार्ड, तो इसका हो जाएगा बी आंसर, इसका हो जाएगा। आगे देखिएगा भाई, द सेंट्रल कैरेक्टर इन ड्रामा स्टोरी अराउंड विच द कन्फ्लिक्ट रिवॉल्व्स। ड्रामा या स्टोरी में या किसी भी दूसरे लिटरेरी वर्क में सेंट्रल कैरेक्टर होता है जिसके चारों तरफ कहानी घूमती है, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है प्रोटैगनिस्ट। क्या कहलाता है वो, प्रोटैगनिस्ट। ठीक है,
ये ड्रामा और स्टोरी में तो मेन कैरेक्टर होता है, प्रोटेगनिस्ट होता है। प्रोलॉग, एपिलॉग, एंटेगोनिस्ट, यदि आप लोग जानते हैं तो इनके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कौन कौन बच्चा इनके बारे में जानता है। पहले वाले टेस्ट में शायद हमने एक क्वेश्चन दिया था इससे, प्री रीड में प्रोलॉग दिया था, एपिलॉग दिया था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, लेकिन दिया जरूर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज अ लिंक सोनेट, इनमें से लिंक सोनेट कौन सी है, बताओ भाई। इटालियन सोनेट नहीं, इंग्लिश सोनेट नहीं, कटल सोनेट नहीं। कटल सोनेट में क्या स्पेशल होता है, ये 10.5 लाइन की सोनेट होती है, छोटी काटकर छोटी की हुई सोनेट होती है। स्पेंसरियन सोनेट होती है, स्पेंसरियन सोनेट को लिंक सोनेट कहते हैं, क्योंकि उसकी जो चौथी लाइन होती है उसकी राइमिंग स्कीम उसकी 5वीं लाइन से मैच करती है। शेक्सपियरियन जो सोनेट होती है उसी का प्रकार होता है, इसको इंटरलिंक्ड सोनेट भी कहते हैं, INTER, इंटरलिंक्ड सोनेट। द इडियम ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, बताओ भाई। रिमूविंग द इनिशियल हेजिटेशन, यही है इसका, प्रारंभिक जो हेजिटेशन है, बात बंद हो रही है उसमें बात को शुरू करना होता है इसका मतलब। तो रिमूविंग द इनिशियल हेजिटेशन इसका आंसर होता है, बाकी नहीं है ये। और अब हम आते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। नाइदर ऑफ दीज सेंटेंसेस इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा क्लासेस, तो नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, इन सब में सिंगुलर वर्ब आती है और इसमें सिंगुलर एक ही है, इसलिए ये इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ चीज़ें आप लोगों को ठीक लगी होंगी, समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।